नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। दुनिया भर के अलग अलग देशों से कोरोना के केस बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। यूनाइटेड किंगडम में जनवरी के बाद एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 19 जुलाई को वहां पाबंदियां हटाने की तैयारी थी। ब्रिटेन में 60% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके हर हफ्ते वहां अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। ब्रिटेन में नई लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट को वजह बताया जा रहा है। तो क्या दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है? क्या भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? क्योंकि जो वैक्सीन ब्रिटेन में लगाई जा रही है वही भारत में लगाई जा रही है, और सवाल यह भी है कि तीसरी लहर में वैक्सीन कितना बचाव करेगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी, जो कि वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये बेहद डराने वाले आंकड़े, क्योंकि ब्रिटेन जहां पर 19 जुलाई को तैयारी थी, वो फ्रीडम डे मनाने वाले थे, वो पाबंदियां हटाने वाले थे, लेकिन अचानक से वहां पर केसेस सामने आ गए हैं और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई थी कि पाबंदियां मत हटाइए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर समीर भाटी, मैं आप ही के पास आ रही हूं। सर, ये ब्रिटेन में जनवरी के बाद देखिए शुक्रवार को 50,000 से ज्यादा केसेस, ये हो क्या रहा है ब्रिटेन में? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारी जो सेकंड वेव थी, सेकंड वेव हमारी न्यू वेरिएंट ड्रिवन थी, जिसमें हमने बात किया कि डेल्टा वेरिएंट जो सबसे ज्यादा कारण था सेकंड वेव का। अब वही जो वेरिएंट है वो ज्यादातर 110 के करीब देशों के अंदर पहुंच चुका है, और उस वेरिएंट के बारे में हम जानते भी हैं कि वो वेरिएंट काफी ज्यादा इन्फेक्शियस रहा है। रही बात, आपने बताया कि देखिए वैक्सीनेशन होने के बाद भी संक्रमण तो हो ही सकता है। अभी ज्यादा उसमें जितनी स्टडीज आ रही है, ये देखा जा रहा है कि वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर जो है वो कितना ज्यादा घातक है, कि वो वैक्सीन की एफिकेसी उसके अंदर कितनी है। कई तरह की अभी रिसर्च सामने आ रही है, जिसमें डिफरेंट तरह की चीजें आ रही है कि वैक्सीन के अंदर उसकी एफिकेसी तो है, बट वो एफिकेसी कम आ जाती है। बट हाँ, वो तो हम पहले से शुरू से बता ही रहे हैं कि ये संक्रामक है और वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण लोगों को हो सकता है। और इसके पीछे भी समीर भाटी बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट ही है। मतलब क्या डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की हमने बात की थी, जिसको हम पहले डबल म्यूटेंट कह रहे थे, और महाराष्ट्र से जैसे शुरुआत हुई थी और उसके बाद किस तरह से सेकेंड वेव के अंदर वो पूरे देश के अंदर जो है बहुत ही काफी संक्रामक रहा था, और उसी को अभी माना जा रहा है 110 देशों के अंदर। अभी जो सबसे ज्यादा वायरस जो इस टाइम सबसे ज्यादा डोमिनेंट है वो डेल्टा वेरिएंट ही है, और बाकी जिन देशों के अंदर ये पहले नहीं था वहां पर भी ये पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी के साथ साथ डॉक्टर MC मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। एम्स के पूर्व निदेशक हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे साथ हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही डॉक्टर संदीप दीवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, ये ब्रिटेन में हो क्या रहा है? ये तो 19 जुलाई को फ्रीडम डे मनाने वाले थे, मतलब पाबंदियां हटने वाली थी। अब अचानक से इस तरह से, वो भी 50,000 से ज्यादा केसेस, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, ये जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल वही बात है जो हम भारत के लिए भी कहते हैं कि ब्रिटेन में ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब वहाँ पे 60% और 70% टीकाकरण के साथ ये हो सकता है, तो हमारे यहाँ तो अभी टीकाकरण 30% ही हुआ है, एक डोज मिली है। तो ये हमारे लिए बहुत सतर्कता की घंटी है, जिसको हम लोगों को उसी प्रकार से लेना चाहिए कि जब ब्रिटेन में और हमारा जो ट्रेजेक्ट्री हमेशा शुरू से मैं कहता हूँ, चाहे पहली लहर की बात हो, दूसरी लहर की बात हो, हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है इन्फेक्शन की, जो ग्राफ है, वो यूरोप से और बाकी देशों से 2 से 3 महीने पीछे रहता है। और जो हमने अभी भारत में दृश्य देखे अपने हिल स्टेशंस पे पर्यटकों के, उससे ये लग रहा है कि लोग निमंत्रण दे रहे हैं कोविड को, बचने का तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो ये जो बात आई है ब्रिटेन में भी उसी वजह से है कि लोग बहुत जल्दी कंप्लेसेंट, बहुत जल्दी लापरवाह हो जाते हैं, और वहाँ पे भी नहीं सुनते हैं कि अब तो चला गया और हम क्यों लगाएं, मास्क क्यों लगाएं, और हम तो जाएंगे, हम यहाँ भी जाएंगे, मिक्सअप करेंगे, पब में भी जाएंगे। और आपने देखा वहाँ पे विंबलडन मैच चल रहा था, कोई भी मास्क लगा के नहीं बैठा होता था स्टेडियम में। फिर आपने देखा फुटबॉल का मैच, उसमें किस तरह से वहाँ होलीगनिज्म हुआ और किस तरह से भीड़ जुटी पब्स में। ये तो आपने स्टेडियम के सीन देखे जहाँ मारपीट भी हुई।
और अगर आप देखें, और मास्क वास्क तो भूल ही जाइए आप, और उसके अलावा जो पब्स भरे होंगे पूरे उस मैच के दौरान, वो अलग बात रही। तो ब्रिटेन में इसीलिए बढ़े हैं एकदम से ये मामले, क्योंकि वहां पे लापरवाही बहुत हद तक रही विंबलडन में, और उसके बाद ये जो फुटबॉल के मैचेस हुए उस दौरान, क्योंकि ये तो अभी इंग्लैंड में हुआ उस दिन जो मैच था, लेकिन आप देखिए कि जो मैचेस पहले चल रहे थे यूरो, इसके 2020 यूरो कप के, उनको पब्स में आप देखिए, पब्स में तो कोई वहां दूरी होती नहीं है। मुझे लगता नहीं जब वहां बियर पी रहे हैं लोग बैठ के, तो कोई मास्क लगाने की भी किसी ने जहमत उठाई होगी। तो ये उसी का परिणाम हम देख रहे हैं, और इसीलिए जो भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ये स्वागत योग्य कदम लिया है, कांवड़ियास की यात्रा को सिंबॉलिक करने का। उत्तराखंड सरकार ने भी लिया है, भारत सरकार ने भी यही कहा है, और सब जगह से भी यही चेतावनी है कि हम जितने भी धार्मिक और राजनीतिक जो एक्टिविटीज हैं उनको बिल्कुल न करें। और अभी हमारे यहाँ भी छोटे बच्चों के स्कूल वगैरह खोलना उचित नहीं होगा। जी, बड़े बच्चों का भी जो बिल्कुल सर, अपने देश पर हम पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन ये कितनी खतरनाक स्थिति है डॉक्टर समीर गुप्ता, मैं आपके पास आ रही हूँ, कितनी खतरनाक स्थिति है दुनिया में, क्योंकि इसके अलावा अमेरिका में 69% मामले बढ़े हैं, स्पेन में 64%, नीदरलैंड्स में 300% तक केसेस में बढ़ोतरी हुई है। WHO भी कह रहा है कि दुनिया थर्ड वेव की तरफ बढ़ रही है। ये कितनी खतरनाक स्थिति? देखिए, ये स्थिति जो है ये तो काफी खतरनाक है, इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बोला, डॉक्टर भाटी ने बोला कि इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। लोग सोचते हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं घर पे, हम टीवी पे देखते हैं इंग्लैंड में दिक्कत आ रही है, अमेरिका में दिक्कत आ रही है, और हम कहते हैं कि अरे वो तो इतनी दूर है, हमारे को थोड़ी ना ये दिक्कत आएगी, हम तो इससे रेजिलिएंट हैं। ये एक बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि प्रश्न, अगर हम 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन नहीं करेंगे, अगर वैक्सीनेशन अभी सिर्फ जैसे कि पहले बताया 10% लोगों को सिर्फ वैक्सीनेशन मिली है, 100 मिलियन लोगों को सिर्फ डबल डोज मिली है, एंड 300 मिलियन लोगों को सिर्फ 1 डोज मिली है। अगर हम इसको नहीं इंप्रूव करेंगे तो क्वेश्चन ये नहीं होगा कि क्या हो रहा है, प्रश्न होगा कब। ये कब का क्वेश्चन होगा कि हम कब पीड़ित होंगे इससे। अगर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये डेफिनेटली काफी गंभीर परिस्थिति है जो हम बाकी देशों में देख रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन रेट्स काफी हाई जा चुके हैं। उसके बावजूद वहां पर ये डेल्टा वेरिएंट अपना उधर एक तरह से दहशत मचा रहा है, और ये इंडिया में भी वापस केसेस बढ़ जाएंगे। हिल स्टेशन बढ़े हुए हैं, मार्केट भरे हुए हैं, तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसको एड्रेस किया कि ये मत बात करिए कि हम तीसरी लहर के लिए क्या कर रहे हैं। अरे तीसरी लहर को बचाओ ना, आप बचाओ सबसे अच्छा इलाज। यही आपको मेडिकल स्कूल में सिखाया जाता है हमेशा, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। सो हमें प्रिवेंट करना चाहिए तीसरी लहर को, ना कि मैं आपके सवाल को समीर भाटी के पास लेकर जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में 68% आबादी, अभी डॉक्टर MC मिश्रा भी बता रहे थे, 60 से 70% वहां पर आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। मेरे पास जो आंकड़ा है वो 68% का है कि वहां पर इतनी आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है, उसके बावजूद भी इतने केसेस। डॉक्टर समीर भाटी करते हैं, अगर हम थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं और अभी हम ब्रिटेन की भी बात कर रहे हैं, जब तक, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि जब तक सब सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली हम एक किसी देश की बात करें। आप जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि भाई अभी हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में भी बात करेंगे, तो ग्लोबली जो ट्रेंड चल रहा है उसको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हम अगर पहले बात करें पुराना, जब हम यूके वेरिएंट की पहले बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे किस तरह से यूके वेरिएंट हिंदुस्तान के अंदर भी आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़ा जो आपने पूछा है कि यूके के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव काफी अच्छी चल रही है, लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं वहां पर, फिर भी वहां पे संक्रमण रेट, देखिए वैक्सीनेशन का मैंने आपको बताया, जब तक 70 से 80% लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे ना, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक जो है जितनी भी जनता ससेप्टेबल होगी, तो ये जो है ये चीजें चलती रहेंगी उस तरह से। इसीलिए हम हिंदुस्तान की भी बात करें, और देखिए हिंदुस्तान के लिए ज्यादा खतरा क्यों है, इसलिए जैसे डॉक्टर समीर गुप्ता और डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि यहाँ पे अभी 6% वैक्सीनेशन हुआ है। अगर हम डबल डोज की बात करें तो 39 करोड़ के करीब अभी हमारा टोटल वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें सिंगल डोज
की करीब बात करें तो 22.9% लोगों को और डबल डोज 5.7% को। हमारा अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए नॉर्थ ईस्ट पूरा अभी वनरेबल है क्योंकि सेकेंड वेव वहां पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करी थी। जो अभी एरिया ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे वहां रहेगा। ऐसे ही यूके में भी सेम है कि जो वनरेबल जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उनको तो होने का चांस रह ही सकता है। और इसके अलावा सेकेंड वेव में जो हमने देखा था कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको भी इन्फेक्शन हुआ ही था। तो ये तो बात संक्रमण तो होता ही रहेगा जब तक फुली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। और खासतौर पे डेल्टा वेरिएंट की जब हम बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट पे जितनी भी रिसर्च आ रही है डबल डोज के बाद आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। डॉक्टर संदीप दीवान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट से हमारे साथ हैं। संदीप दीवान, आपके पास मैं लेकर आ रही हूँ यही सवाल। सर, ब्रिटेन में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? यहाँ पर तो पाबंदियां अब हटने वाली थी, लेकिन अचानक से हजारों केसेस शुक्रवार की, फ्राइडे की अगर बात करें 50,000 से ज्यादा केसेस वहां पर सामने आए। और ये तब है जब वहां पर 68% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। देखिए, हमने वैक्सीन को इम्पोर्टेंस दी है एज अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी फॉर कोविड, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लोग भूल गए हैं। वैक्सीनेशन का मतलब यही नहीं है कि आप फुली प्रोटेक्ट हो गए। जो बेस्ट एफिकेसी वैक्सीन की वो 70% से 80% है। इसके बाद भी इसका मतलब ये है कि 20 से 30% चांस आपका इन्फेक्शन का रहेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, आप प्लीज इस बात को समझिए, और ये डेटा आना शुरू हो गया है कि वैक्सीन की एफिकेसी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है। अगर आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, H1N1 या न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात करें तो वो वैक्सीन जो है वो एक ड्यूरेशन पे रिपीट की जाती है। जो वैक्सीन एफिकेसी है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है। तो आपका जो बेस्ट एफिकेसी है वो ये है 70%, 30% चांस रहेगा इन्फेक्ट होने का। उसके बाद जब एफिकेसी कम होती जाएगी तो आपका इन्फेक्ट होने का चांस बढ़ता जाएगा। दूसरा जो मेजर कारण ये है कि जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए जो आपको एक परसेंटेज चाहिए वो भी डेवलप नहीं हुई। और उसके बाद अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम ताक पे रख देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को भूल जाएंगे, तो ये इन्फेक्शंस जो है वो वापस बढ़ेंगे। यही बात इंडिया पे भी अप्लाई होती है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि शायद थर्ड वेव ना आए। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है, दिसंबर तक का टारगेट है सबको वैक्सीनेट करने का, जो कि पूरा होता अभी नहीं लगता है। मैं डबल वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं। तो हर्ड इम्यूनिटी बनने का अभी कोई स्कोप नजर नहीं आता है। आप इमेजिन करिए जिनको 6 महीने पहले वैक्सीन लगा था, जैसे मार्च में हम लोगों को वैक्सीन लगा था, 6 महीने बाद उस वैक्सीन की एफिकेसी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये एक साइकिल है जिसमें से अभी निकल पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये तभी होगा जब हम वैक्सीनेशन पूरा अचीव कर लेंगे और हर्ड इम्यूनिटी तक हम पहुंच जाएंगे, जिसके अभी आसार नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए कोविड बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को ना समझना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और क्या वैक्सीन की एफिकेसी में भी अंतर है? क्योंकि ब्रिटेन में वही वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन लगाई जा रही है वही भारत में भी लगाई जा रही है। मैं इस पर भी लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुमित अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। सर्वोदय हेल्थ केयर के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, क्या हम थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन समेत तमाम जो दुनिया के कई देश हैं वहां पर एकदम से रफ्तार के साथ अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है? जी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए हम कोरोना के फैलने के वजह को लेते हैं तो हमारे पास बचाव के जो तरीके हैं, नंबर 1 जो हम सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 2 मास्क। और वो आप मानिए कि जब से दूसरी वेव गई है हम ऑलमोस्ट उन चीजों को छोड़ रहे हैं। गैदरिंग स्टार्ट हो गई है, हिल स्टेशन फुल हो गए हैं, बीचेज फुल हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है। ये करीबन पिछले 2-3-4 हफ्ते से चल रहा है, जिसका इफेक्ट अब आना शुरू हो गया है। यानी कि हम मान सकते हैं कि थर्ड वेव या तो स्टार्ट हो चुकी है या होने वाली है। जैसा कि पिछले डाटा में हमेशा यह रहा कि हमारी कंट्री ने हमेशा यूरोप के बिहेवियर को फॉलो किया है, हाँ। इन्फेक्शन के ट्रेंड को फॉलो किया है। और चूंकि वहाँ पे अब केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अभी भी हम नहीं सुधरे या हमने अपने आप से नहीं सुधारी,
तो अगले 1-2 महीने के बाद थर्ड वेव की शुरुआत इंडिया में होने वाली है। तो अगर हम आज भी इस बात को लेकर सचेत हो जाते हैं कि भी हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या जो कोरोना प्रोटेक्टिव बिहेवियर अगर नहीं फॉलो करते हैं, तो मान लीजिए कि थर्ड वेव आ रही है। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। वैक्सीन की एफिकेसी पे डॉक्टर समीर भाटी मैं आपके पास आऊं, लेकिन मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा रही हूं। क्या भारत में भी अब खतरे की घंटी है? सरकार की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि 100 से 125 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सावधानी आपको बरतनी है। मतलब अब ये मानकर चला जाए कि 3 महीने में जो ट्रेंड हम दुनिया में देख रहे हैं, जो बाकी देशों में देख रहे हैं, क्या 3 महीने के भीतर थर्ड वेव की संभावना बढ़ जाती है ऐसे में? जी बिल्कुल। देखिए, 2 चीजें हैं। अभी हम एक बात करें, हमारे यहाँ पे तो जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव जिस तरह से बॉटम तक जानी थी वो भी नहीं गई है। सेकंड वेव हमारी जो डेल्टा ड्रीवन थी, और वेव की अगर हम बात करें तो ज्यादातर वैक्सीनेशन तो चलिए प्रिवेंशन का हमारा एक कारण है ही, और बाकी सभी जो पैनलिस्ट बता रहे हैं, हमारी जो सोशल वैक्सीनेशन भी है वो भी बिल्कुल उसका इंटेंसिटी को कम करने के लिए एक वो कारण हो सकता है। पर कोई भी वेव आपका वेरिएंट ड्रीवन होगी, कि जैसे हमारा सेकेंड वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट ड्रीवन हुई। अब हमारे पास ऑलरेडी डेल्टा यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट था ही अभी और है भी। और यहाँ पर जब पैंडेमिक की हम बात करते हैं तो पूरे देश में एक तरह से नहीं चल सकता। हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या, और जैसा मैंने बार बार बताया आपको कि काफी सारे राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर सेकेंड वेव का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया था। डॉक्टर समीर भाटी, हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। हाँ, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, और अभी तो हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए अभी से इफेक्ट आना शुरू हो गया, और वहां पे आर फैक्टर की भी जो हम बात करें, जो आर फैक्टर भी अभी सिग्निफिकेंट हाई होना शुरू हो गया है। तो इस वजह से वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही है। और वेरिएंट में हम जो ये बार बार सब हम बात कर रहे हैं गैदरिंग की, गैदरिंग से क्या होता है? देखिए, इंडिया के अंदर भी जब सुपर स्प्रेडर इवेंट हुए थे बहुत सारी गैदरिंग का, उस समय चांसेस होते हैं कि जब ये डिफरेंट वेरिएंट होते हैं और उसके अंदर एक अलग तरह का म्यूटेंट आ जाता है, ये म्यूटेंट आने का खतरा जरूर बना ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट तो इतना खतरनाक है, उससे खतरनाक तो और क्या ही होगा। बट म्यूटेंट नए होने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा बढ़ जाता है कि वैक्सीन की एफिकेसी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी हमारे पास डेल्टा को लेके काफी सारी और आगे रिसर्च आ रही है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, एफिकेसी है उसकी, बट कितनी एफिकेसी रहेगी उसके लिए और भी आगे जो है जितना जितना उसके ऊपर रिसर्च होती रहेगी वो सामने आता रहेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण है अभी कि वैक्सीनेशन का, जैसा अभी बताया पैनलिस्ट ने भी हमारा, कि हमारा दिसंबर तक हम टारगेट कर रहे हैं कि डबल वैक्सीनेटेड ना हो जाए। बट उस चीज को अभी 5 महीने है, तो आप 3 महीने नहीं 5 महीने तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, जब तक हमारी डबल डोज ना लग जाए। पर्टिकुलरली जो हार्ड इम्यूनिटी का हम टारगेट कर रहे हैं कि 90 करोड़ लोगों को, अडल्ट पॉपुलेशन को। बट इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण आ गई कि हम बार बार अडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पर हमारा जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो 18 से नीचे एज ग्रुप के अभी तक बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, वो उनके लिए भी ये अभी उतना ही खतरा है कि उनको तो ना कोई सिंगल कुछ भी नहीं लगा है उनके लिए तो। और उस तरह से अभी हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं है। और एक बात कि हमारे पास अभी उतनी ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं हो रही कि हम नए वेरिएंट को जल्दी से पकड़ पाए। तो ऐसे काफी चैलेंजेस है। और अभी बहुत अच्छी बात जो हम कर रहे थे, प्रिवेंशन, वही एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार है कि जितना हम प्रिवेंट कर पाए, थर्ड वेव आएगी, सभी तरह की थर्ड वेव आएगी। बिल्कुल डॉक्टर समीर भाटी, आपने कहा कि जो 18 साल से नीचे के हैं जो पॉपुलेशन, उसको तो वैक्सीन अभी लगी ही नहीं, उस पर तो अभी चल रहा है ट्रायल। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि किस पर फिर ज्यादा खतरा है, उस पर हम लौटे। लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा, हमारे पास तो सिर्फ 3 महीने हैं, 5 महीने चाहिए। डॉक्टर समीर कह रहे हैं कि 5 महीने तो कम से कम चाहिए अगर एक बड़ी आबादी को हमें वैक्सीनेटेड करना है तो। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 3 महीने वार्निंग के हिसाब से। देखिए, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको आपको उस तरह से लेना पड़ेगा कि अभी कोविड हमारे बीच में पूरी तौर से मौजूद है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो इसके दुष्परिणाम हमको सहने पड़ेंगे। अगर हम बचाव करेंगे, जैसे डॉक्टर भाटी और हमारे दूसरे मित्र भी कह रहे हैं, डॉक्टर सुमित और डॉक्टर समीर, तो हम इससे निकल पाएंगे अच्छी तरह से बिना नुकसान के। अगर लोग नहीं मानेंगे, और जिस तरह से दूसरी लहर हमने देखी और इतनी जल्दी लोग भूल सकते हैं वो लहर,
और फिर जो आपने मसूरी में देखा, जो आपने मनाली में देखा, जो आपने शिमला में देखा और दूसरे पर्यटक स्थलों पर देखा, वो क्या दर्शाता है कि लोग इतनी जल्दी भूल गए कि अभी हम कहाँ से निकले और कहाँ चले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, बाजारों में जाइए, तो डेल्टा वेरिएंट देखिए, अब ऐसा नहीं है कि भारत से अमेरिका पहुंचा है या अमेरिका से भारत आएगा। अब ये वायरस अगर यहाँ पे वो म्यूटेशन कर सकते हैं, डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन, और उसके डेल्टा प्लस कर सकते हैं, तो दूसरे देशों में भी वो म्यूटेशन स्वतः होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब सारे देशों से वायरस सब देशों में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये म्यूटेशंस लोकल भी हो सकते हैं, वही सेम म्यूटेशंस। और इसमें ये भी देखना है कि वैक्सीन एक हमारे पास बड़ा पावरफुल हथियार है, लेकिन वैक्सीन और मास्क दोनों मिला के ही वो हमें 100% प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि जैसे और सभी लोग कह भी रहे हैं और हम लोगों का भी ये एक्सपीरियंस है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होते हैं। कौन सा वेरिएंट कब दस्तक दे देगा ये पता नहीं होता। जीनोमिक सीक्वेंसिंग डेली बेसिस पे तो होती नहीं है, जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग दिखाएगी भी वो पिछले 2 से 3 हफ्ते पीछे की होती है, और उतनी जितनी संख्या में करने की आवश्यकता है उतनी संख्या में हो नहीं रही है। फिर इसके बाद मान लीजिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग में एक म्यूटेशन आ भी गई, तो उसका बचाव क्या है? उसका बचाव तो वही है जो हम लोग बात कर रहे हैं, बचाव कोई उसके लिए अलग से नहीं है। और केवल ये जरूर होता है कि उससे अगली जो फ्यूचर में, भविष्य में जो टीके बनेंगे वो उस म्यूटेशंस को लेके वो बना सकते हैं। तो इसमें हमें जब तक और वैक्सीन हमारी नहीं आ जाती, और जिस प्रकार से अभी हम 1 करोड़ रोज वैक्सीनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी जो हमारी इसकी गति है टीकाकरण की, उससे हम संभवतः 50% मार्क पे पहुंच जाएंगे सितंबर के आखिर तक। अगर मान लीजिए 30 करोड़ लोगों को और लग जाए, अभी तो जुलाई का बचे हुए दिन, आज 18 तारीख है, 12 दिन और है इसमें, 13 दिन, तो उसमें मान लीजिए 6 करोड़ और लग जाते हैं, 50 लाख भी हम एवरेज मान लें लोग, तो आप पहुंच जाएंगे कोई 46 करोड़ 47 करोड़ लोगों को 1-1 डोज मिल जाएगी। अगर इसी में आप और 30 करोड़ जोड़ दें, अगर वो डोज मिल जाती है हमें 15-15 करोड़ अगस्त और सितंबर में, तो 30 करोड़ और जोड़ दीजिए, तो आप करीब 70-75 करोड़ लोगों को 1-1 डोज दे पाएंगे सितंबर के आखिर तक। तो दिसंबर तक हम समझते हैं कि हमारी स्थिति काफी बेहतर होगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, आप भी कह रही हैं और सब लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें तीसरी वेव की तैयारी तो अपनी जगह चल ही रही है, बच्चों के लिए भी चल रही है, बड़ों के लिए। लेकिन मेरा हमेशा ये कहना होता है कि साधन कितने भी आप बना लीजिए, असीमित साधन नहीं हो सकते किसी भी देश में, और भारत में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए अगर अप्रैल और मई की अवस्था बनी फिर से, वही दृश्य हमें फिर देखने को मिल सकते हैं जो हमने अप्रैल और मई में देखे थे। तो अगर लोग उससे बचना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें मास्क छोड़ ही नहीं सकते। 2022 1 साल कम से कम, और ये हमें व्यवहार जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, जिसमें मास्क है, दूरी है और अपना हाइजीन है, ये 3 चीजों को नहीं छोड़ा जा सकता है। अभी फिलहाल कम से कम 1 साल और सबको अपनी आदत डालनी पड़ेगी। जैसे घर से आप निकलते हैं बिना शर्ट के आप नहीं निकलते हैं, तो जब बिना मास्क के जब आप निकल रहे हैं तो आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि आपने शर्ट नहीं पहनी हुई है। तो जब तक लोग ये नहीं करेंगे तब तक, और लोग नहीं कर रहे हैं सर, तो क्या 3 महीने से पहले भी थर्ड वेव आ सकती है? सर मैं इस पर लौटूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर समीर गुप्ता जरा ये बताइए, क्योंकि ये तो कहा ही जा रहा है कि भाई आप वैक्सीन, मतलब वैक्सीन लेनी है सबको, ये हमारी भी अपील है, सभी को लेनी चाहिए, लगातार सरकार भी यही कह रही है। लेकिन सर इंडोनेशिया जैसे देश जहां पर ये कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या वहां पर बहुत बढ़ रही है, वहां पर एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट भी हो चुकी है। ब्रिटेन की अगर हम बात कर लें तो यहां पर भी 68% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन जो है, आपका जो वैक्सीन का बेनिफिट होता है वो होता है कि अगर आप बीमार पड़ेंगे, अगर आपको इन्फेक्शन होगा, तो आपको सीवियर इन्फेक्शन और मॉडरेट इन्फेक्शन होने के रिस्क कम है, डेथ के चांसेस बहुत कम है, और आपको यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन ही होगा। यानी कि आप घर पे चांसेस यही है कि अगर आप डबल वैक्सीनेट हो जाएंगे, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो आप बहुत ज्यादा गंभीर तौर से बीमार नहीं पड़ेंगे और आप घर पर ही इलाज होकर आप ठीक हो जाएंगे।
ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जो लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे उनके अंदर जो रिस्क होगा सिवियर इन्फेक्शन का वो बहुत ज्यादा होगा। अभी जो ICMR की स्टडी आई है उन्होंने भी यही चीज बोली है कि जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं उनको वैक्सीन यूजुअली नहीं लगी होती। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम सबको समझनी है कि वैक्सीन का बेनिफिट क्या होता है। अब देखिए अब वैक्सीन जो है, जैसे कि पहले भी हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बताया, वैक्सीन ये जो वायरस है, कोई भी वायरस हो, वो म्यूटेट करते रहता है, वो थोड़ा बदलते रहता है और उसके चलते जो इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी कम हो जाती है। इसके लिए बूस्टर डोज आते हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन हो गई और बाकी अन्य वैक्सीन हो गई। तो ये दिन दूर नहीं जब हमें भी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज की तारीख में जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है, वो अच्छी है, सबको लगानी चाहिए और इससे आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी डेथ होने की चांसेस बहुत कम होंगे। डॉक्टर संदीप दीवान, लेकिन ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई है, यही भारत में लग रही है, फिर कैसे, मतलब क्या खतरा है यहाँ पर भी? वहां तो एकदम से केसेस बढ़े हैं। देखिए, अगर आप ICMR की ब्रेक थ्रू स्टडी देखें जो अभी उन्होंने शेयर की है जी, उसमें उन्होंने 670 जीनोमिक सीक्वेंसिंग की वैक्सीनेटेड पेशेंट्स की और उसमें से 10% को एक्चुअल में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि अगर 700 में से 10% को अभी भी एडमिशन की जरूरत पड़ी है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल कोरोना का लास्ट ईयर का ग्राफ देखें तो हॉस्पिटल एडमिशन जो बोला गया था वो यही बोला गया था कि 10 से 15% को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रही हैं तो 10% को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन उस स्टडी में यह कहा गया है कि मोर्टेलिटी सिर्फ 3 में हुई और किसी को भी ICU की जरूरत नहीं पड़ी, जो थोड़ा हैरानी वाली बात है क्योंकि मोर्टेलिटी तो ICU में ही होती है। अगर 3 लोगों की डेथ भी हुई तो 700 में से 3 लोगों की डेथ हुई तो 0.5% मोर्टेलिटी रहा। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन एफिकेशियस है। ये डबल वैक्सीनेशन के बाद है, प्लीज समझिए। लेकिन सिंगल वैक्सीनेशन के बाद अगर होगा तो इससे डेटा थोड़ा खराब ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आप ब्रेक थ्रू स्टडी को देखें और उसको रेप्लिकेट करें, एक टाइम पे हम 1 लाख 2 लाख मरीज पर डे पे पहुंचे थे, तो 2 लाख मरीज को अगर हम इसी डेटा को रेप्लिकेट करें तो 10% मरीज को अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी अगर वो डबल वैक्सीनेटेड है तो। लेकिन अभी वो सिचुएशन इंडिया में आई नहीं है। हाँ। और दूसरी बात, अगर सिंगल वैक्सीनेटेड है तो इसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का चांसेस ज्यादा रहेंगे, डेथ के रेट ज्यादा रहेंगे। और अगर बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं है तो भी मोर्टेलिटी ज्यादा रहेगी। और जैसे पुराने पैनलिस्ट किसी ने बोला है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन अभी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो अभी भी बची हुई है 18 साल से नीचे। तो इसलिए अगर आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें, डबल वैक्सीनेटेड में अभी भी रिस्क है, 10% को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, सिंगल वैक्सीनेशन में हॉस्पिटलाइजेशन उससे और ज्यादा होगा और नॉन वैक्सीनेटेड में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो अगर इस डेटा को रेप्लिकेट किया जाए तो मुझे लगता है कि हमें सरप्राइज नहीं होगा कि जो है ब्रिटेन में जो वेव आ रही है वो इंडिया में भी वही तरह के नंबर्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं। एक बार ये जो ICMR की ब्रेक थ्रू स्टडी है उसके ये आंकड़े जो स्टडी निकलकर सामने आई है वो चलाया जाए जरा स्क्रीन पर। और इसी के साथ मैं फिर डॉक्टर सुमित अग्रवाल आपके पास आ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर संदीप दीवान कह रहे हैं कि अगर डबल डोज वैक्सीनेटेड है तो भी खतरा है, 10% लोग हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल डोज है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सर मैं फिर ब्रिटेन के आंकड़ों पर जाऊंगी, 68% आबादी वैक्सीनेटेड, लेकिन अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है और वही वैक्सीन यहां भी लगाई जा रही है। देखिए, अभी जैसे कि हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी बात कही कि वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन 100% आपको सेफ्टी दे रही है। अगर मान लीजिए वैक्सीन 70% इफेक्टिव है, 80% इफेक्टिव है, मींस 20-30% अभी भी चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर वैक्सीन लगाने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो वो इतना सीवियर नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या ICU जाना पड़े। बट ये कोई गारंटी भी नहीं है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप ICU नहीं ही पहुंचेंगे। दूसरी बात, जो बार बार जब कोई भी जीनोम बार बार मल्टीप्लाई होता है
तो उसमें म्यूटेशन होने के चांस बढ़ते हैं। और ये एक वायरस है जो रैपिडली म्यूटेट हो रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है, तो उसमें नई नई म्यूटेशन तो आएंगी और कोई म्यूटेशन ऐसी भी आ सकती है जो हमारी प्रेजेंट वैक्सीनेशन के इफेक्ट को कम करते जाए। आने वाले टाइम में कोई और वेरिएंट भी आ सकता है जो हमारी इस वैक्सीनेशन का इफेक्ट को और भी कम कर दे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ब्रिटेन में केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स पे लोड बढ़ रहा है, उसकी वजह यही कोई रही हो। क्योंकि अभी भी जैसे हमारे अदर पैनलिस्ट ने भी कहा कि ना तो जीनोम सीक्वेंसिंग जितनी होनी चाहिए वो हो पा रही है, और दूसरी जो होती है कि आज हम जिस म्यूटेंट को ढूंढते हैं वो कुछ हफ्ते पहले का होता है। अब उस दौरान कोई अगर नया म्यूटेंट आ गया है जो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसका पता हमें आने वाले 2-3-4 हफ्ते के बाद लगेगा। और अगर लग भी गया तो उससे बचाव हमारे पास क्या है? अगेन, जो साधन हमारे पास है कि यही वैक्सीन है, यही मेडिकेशन है, और जो कोरोना एप्रोप्रिएट वही है जो आपको बचाएगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बार बार ये कोरोना के अटैक होते रहेंगे और हॉस्पिटल पे लोड बढ़ता रहेगा। हाँ, वैक्सीन से बचाव होगा, नंबर कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि ब्रिटेन में जैसे कि लोड बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ही बाकी जगह पे या हमारी कंट्री में भी अगर ऐसा हो जाए, कोई हैरानी वाली बात नहीं है अगर हम सचेत नहीं हुए तो। मतलब डॉक्टर समीर भाटी, कोई गारंटी नहीं, ऐसा भी हो भी सकता है, और ये अपनी अपनी इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे हम बात करें, और आपने जिस बात पे आप भी बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भारत के अंदर जो भी वैक्सीन लगी है, ज्यादा अधिकतर अभी अगर हम बात करें तो कोविशील्ड ही लगी है अगर, और 2 ही वैक्सीन सबसे ज्यादा अभी उपलब्ध है यहाँ पे। अब इसमें आप देखिए, जिस तरह से हम हेल्थ केयर वर्कर्स का भी एग्जाम्पल लें, तो हेल्थ केयर वर्कर्स में हमारी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई थी। और जिस तरह से कोविड की सेकेंड वेव की मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा जब संक्रमण फैला था अप्रैल के अंदर, हमने भी देखा हेल्थ केयर में ज्यादातर सबको डबल वैक्सीनेटेड तब तक वो हो चुके थे। सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट प्रोमिनेंट था, तो हमने हेल्थ केयर वर्कर्स में बहुत ज्यादा नहीं देखा जो हॉस्पिटलाइजेशन है या जो आईसीयू एडमिशन है। तो इसका मतलब वैक्सीन कहीं ना कहीं उससे सुरक्षा प्रदान कर रही है। बट अब जैसा आप ब्रिटेन से कंपेयर कर रहे हैं, और साथ के साथ आपने एक और बात बताई कि बहुत सारी चीजें भी होती है, इम्यूनिटी। कई बार हम जो एंटीबॉडी टाइटर्स भी देखते हैं वो एज के हिसाब से और भी कई फैक्टर्स के वजह से वेरी भी करता है। और बात तो हम बार बार कर ही रहे हैं, अभी जैसा बताया है कि सिंगल वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन, इसका भी फर्क पड़ता है कि सिंगल से आपको इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है, दोनों के बाद आपको इतना प्रोटेक्शन। हाँ, पर जो डेल्टा वेरिएंट के लिए अभी जितनी भी स्टडीज आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि दोनों के बाद ही आपको पूरी तरह से जो है आपको इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। और अभी कुछ रिसेंट एक स्टडी आई थी एस्ट्राजेनिका के ऊपर कि 60% उसकी एफिकेसी पाई गई है डेल्टा वेरिएंट के लिए। तो एक बड़ा ग्रुप है जो ससेप्टेबल रहेगा ही रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आप सभी के पास सर लौटूंगी, क्योंकि दुनिया में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना केसेस के, क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत है और क्या भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? और अगर भारत के लिए भी खतरे की घंटी है तो किस पर सबसे ज्यादा खतरा? तो दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत है? अगर ये थर्ड वेव की शुरुआत है तो भारत पर कितना खतरा है? वैक्सीन से कितना बचाव होगा? इन तमाम सवालों का हम जवाब दे रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ। WHO के मुताबिक अगर ये थर्ड वेव है तो भारत पर कितना खतरा है? ये 3 महीने के बाद ही थर्ड वेव की शुरुआत भारत में हो सकती है, या आपको लग रहा है उससे पहले भी? क्योंकि पाबंदियां यहां पर भी हट रही हैं और लोग यहां भी नियम कहां मान रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगर आप देखें तो अभी हमारे जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं, महाराष्ट्र है, नॉर्थ और उत्तर पूर्वी राज्य हैं, सब जगह संक्रमण बढ़ रहा है। केरला में 13,000 नए संक्रमित रोगी प्रतिदिन आ रहे हैं। महाराष्ट्र के 4 जिले हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु 10% से अधिक उनकी पॉजिटिविटी है। और ये हमने पहले भी देखा था मार्च में, फरवरी मार्च में जब महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा आ रहे थे, उत्तर भारत में नहीं थे उतने। उत्तर प्रदेश की बहुत अवस्था ठीक थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, सबसे भी राज्यों की कमोवेश स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर किस तरह से सभी राज्यों में ये फैला है
ये आपने भी देखा, हम सब ने देखा है इसको। जी। तो ये मानना कि वो दक्षिण भारत में होके रह जाएगा, यहाँ नहीं होगा, तो ये हम लोगों का भ्रम है। अच्छा, अभी आप देखिए 38,000, कभी 45,000, 38,000, 32,000, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि अभी तो हम उस अवस्था में भी नहीं पहुंचे जहां हम फरवरी में थे। फिर इसमें जो डेल्टा वेरिएंट का बहुत बड़ा रोल रहा है दूसरी लहर में, और तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट का बिल्कुल पूरा सहयोग रहेगा संक्रमण फैलाने में। इसलिए हम लोग बार बार आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों को चेतावनी मिले, लोग डरें। अगर डर निकल जाता है तो लोग बिल्कुल भी बचाव के उपाय नहीं करते, क्योंकि ये मान लेते हैं कि संक्रमण चला गया। और अभी जब 40,000, 45,000 संक्रमित रोगी प्रतिदिन आ रहे थे, तब लोगों ने हिल स्टेशंस में इतनी भीड़ लगाई। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने, एक कहते हैं ना कि हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं कि कब ये अवस्था आ जाए। और जो हमें नवंबर में आनी है लहर या दिसंबर में आनी है, कहिए वो अभी अगस्त और सितंबर में ही आ जाए। तो ये जो एक चिंताजनक है, और इसमें जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक हम लोग, चाहे राज्य सरकारें कितनी भी तैयारी कर लें, केंद्र सरकार कितनी चेतावनी दे दे, प्रधानमंत्री कितनी चेतावनी दे दे, और आपके माध्यम से इतना 1 घंटे का आप प्रोग्राम कर रहे हैं केवल इसलिए कि लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं, थोड़ा सा डरें कि भाई इन्फेक्शन न हो। बचाव ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अस्पताल जाने से बच सकते हैं, आईसीयू में जाने से बच सकते हैं, मृत्यु से बच सकते हैं। मतलब डॉक्टर समीर गुप्ता, मतलब ये कि अगर यही हाल रहा तो थर्ड वेव इससे पहले भी आ सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कितनी खतरनाक होगी, ये दूसरी वेव से ज्यादा खतरनाक हो सकती है या फिर कम? इसको लेकर भी क्या कोई आकलन है? देखिए, जिस तरह से लोगों का व्यवहार चल रहा है, प्रश्न ये नहीं है कि अगर आएगी नहीं आएगी, जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं, बस ये कब आएगी, जल्दी आएगी, लेट आएगी। क्योंकि अगर आप पिछले सेकेंड वेव के आंकड़े देखें तो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गई थी, एकदम किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, और हम सब लोग सेकेंड वेव में दब गए। और सच पूछो तो जब सेकेंड वेव आई थी तो हम सब लोग बात करते थे कि क्या होगा, लोगों का व्यवहार बदलेगा नहीं बदलेगा इसके बाद। लेकिन और हम सबका यही कहना था कि इस बार लोगों ने इतनी क्लोजली से मौत देखी है, इतनी मतलब किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पड़ोसी, किसी के फादर, तो इतनी पास से लोगों ने ये देखा है इस बारी कि शायद वो इस बार सतर्क हो जाएंगे। लेकिन ये हमारा गलत मानना था एब्सोल्युटली, बिकॉज एवरीबडी इज नाउ बैक ऑन द स्ट्रीट। जो थर्ड वेव है ये ज्यादा खराब होती नहीं होती। अगर हम पुरानी वेव्स को देखें, जो स्पेनिश फ्लू की, तो थर्ड वेव यूजुअली इतनी खराब नहीं होती, सेकंड वेव ज्यादा होती है। लेकिन दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल, ये सिर्फ एक उदाहरण है। इसीलिए डॉक्टर संदीप दीवान, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, वक्त बहुत कम है। तो डॉक्टर संदीप दीवान, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है? दूसरी से ज्यादा खतरनाक हो सकती है या फिर कम? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हालात देखिए, आप कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मान ही नहीं रहा है, और हम उस तरीके से फुल्ली वैक्सीनेटेड भी नहीं है। अभी तो 40 करोड़ के तकरीबन लोगों को वैक्सीनेट हमने किया है, जिसमें सिंगल डोज वाले ज्यादा हैं। देखिए, ये खतरनाक किस तरह से होगी, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है कि ये कितनी स्पीड से आती है। अगर आप फर्स्ट वेव को कंपेयर करें तो पहला लॉकडाउन लास्ट ईयर तब लगा था जब इंडिया में कोरोना केसेस की संख्या 636 थी और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस बार जो लॉकडाउन लगे सेकेंड वेव में, वो काफी देर बाद लगे। तो जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है सेकेंड वेव का, वो बहुत तेज था। आप देखेंगे, और मेरे साथ जितने भी क्लिनिशियंस हैं जिन्होंने आईसीयू में मरीज ट्रीट किए हैं, हमने 29 मार्च को अपना कोविड आईसीयू रीस्टार्ट किया था और 3 दिन में हमारे पहले 30 बेड भर गए थे। तो इतनी स्पीड से ये वेव आई थी। अगर थर्ड वेव भी इतनी स्पीड से आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना लोड पड़ेगा कि चाहे कैसी भी वेव हो, डेथ और मोर्टेलिटी ज्यादा होगी। पहली बात। दूसरी बात जो है विरुलेंस। अब विरुलेंस जो है, अगर कोई नया स्ट्रेन आएगा, जैसे कि अभी हम डेल्टा प्लस स्ट्रेन की 2 हफ्ते पहले भी हमने इस चैनल पे डिस्कशन की थी। डेल्टा प्लस स्ट्रेन जो है उसके बारे में अभी हमारी जानकारी बड़ी लिमिटेड है। क्या ये वैक्सीन के अगेंस्ट बचा पाएगी?
क्या ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब हम ये भी जान गए हैं कि डेल्टा वेरिएंट भी इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन री इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना की वैक्सीन की एफिकेसी कुछ महीने बाद कम होनी शुरू हो जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो ताक पे रखा जा चुका है। तो इसलिए ये वेव मोस्ट लाइकली अगर आएगी तो स्पीड पे डिपेंड करेगा, और मेरे को लगता है उतनी ही सीरियस होगी जितनी की सेकंड वेव थी। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, तो क्या मतलब लोग जहां एक तरफ लापरवाही बरत रहे हैं उन पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है, और वक्त रहते अगर हमारे सामने वार्निंग है तो वक्त रहते कदम उठाने की भी जरूरत है? बिल्कुल है। जैसे कि अभी हमारे सब पैनलिस्ट ने भी यही बात कही है कि थर्ड वेव आएगी। जिस तरह से हमारा जो कंट्री बाकी जो यूरोप को फॉलो कर रहा है, अब अगर हमें इसको बचाना है, अपने आप को बचाना भी किस हद तक बच सकते हैं, ये सारा डिपेंड करता है नंबर 1 आपका कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे। चाहे तो आप ये खुद करें या फिर तो जबरदस्ती से लगाए जाए। यानी कि आपके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्किंग की, हैंड वॉशिंग की, कुछ तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपस में एक दूसरे को सतर्क करें, और उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रेशर टेक्निक्स आई थिंक डेफिनेटली ये अप्लाई होनी चाहिए विद इन ए लिमिटेड वे, कि जिससे हम कम से कम जो बिल्कुल लापरवाह लोग हैं उनको तो कहीं ना कहीं रोक सके। क्योंकि अगर हम भी आपस में एक दूसरे को सचेत करते रहते हैं, अब हमारे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में, मैं ओपीडी कर रहा हूँ क्लिनिक से, पेशेंट आया अंदर से मास्क नीचे कर देते, हम पूछते हैं भाई क्यों किया, भाई डॉक्टर साहब बोलने में आसानी रहती है, नहीं बोलने में आसानी, हम समझाते नहीं भाई आप मास्क लगाइए, सेफ्टी जरूरी है। तो ये हमें एक दूसरे को सतर्क करना है, जागरूक करना है, जो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे कर रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं प्रेशर टेक्निक अपनानी ही पड़ेगी, ताकि जो लोग किसी भी चीज को नहीं मान रहे हैं उसको फिर किसी न किसी तरीके से समझाया जाए इन फेवर ऑफ सोसाइटी, इन फेवर ऑफ ऑल द पर्सन, ताकि अगर कोरोना की वेव आती है तो उसकी सीवियरिटी कम हो सके, उसका इफेक्ट कम हो सके। यही हमारे पास बचाव के तरीके हैं। डेफिनेटली वैक्सीनेशन का भी यही रहता है कि एक बार जब इन्फेक्शन आता है उसकी स्पीड बढ़ती है, और धीरे धीरे जो लोगों का स्पीड जो मन होता है वो फिर वीक पड़ने लग जाता है, फिर स्पीड कम होने लग जाती है। तो ये वेव जो स्पीड हमारी वैक्सीनेशन की, ये कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एकमात्र बचाव हमारे पास यही है आफ्टर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि हम सभी को वैक्सीनेट करें, जो फुल स्पीड पे चलना चाहिए, ताकि मैक्सिमम जनता। ठीक है डॉक्टर समीर भाटी, बहुत जल्दी से किस पर बड़ा खतरा, क्योंकि ये सवाल भी अब पूछा जा रहा है, किस पर सबसे ज्यादा खतरा थर्ड वेव अगर आती है तो? यानी डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने जो कहा वही बात डॉक्टर संदीप दीवान की तरफ से भी कही गई, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको कम किया जा सकता है, रोक तो खैर नहीं सकते, कम किया जा सकता है। ऐसे में तो हमारे पास तो सिर्फ 3 महीने हैं, कितना संभव होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये 100 से 125 दिन तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, और जिस तरह से खतरा ज्यादा ही है, क्योंकि एक तो हमारी रीओपनिंग बहुत आज से हो रही है, अनलॉक चीजें हो रही है साथ के साथ। उसके अलावा जिस तरह से हमने बात करा, त्रिपुरा के अंदर हमारे 90% से ज्यादा केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले हैं, और अभी कौन सा नया वेरिएंट घूम रहा है ये भी हम लोगों को पता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। ये सब चीजें एक फैक्टर है कि जिसलिए खतरा पूरी तरह से बरकरार है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, बहुत जल्दी से सर बताइए संक्षेप में, किस पर सबसे ज्यादा खतरा, और 3 महीने में हम क्या कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए जैसे डॉक्टर समीर ने भी कहा कि डॉक्टर भाटी ने भी कहा कि ये उन लोगों को जिनको संक्रमण नहीं हुआ है अभी तक, जिनको एक भी डोज टीके की नहीं लगी है, वो जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे इसमें। और जैसे हम सभी मानते हैं कि टीका भी आपको अगर 70% एफिकेसी है तो उतना ही वो बचाएगा सिम्प्टोमेटिक बीमारी से। 30% लोगों को तो फिर भी इन्फेक्शन होगा, सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा। तो ये समझना लोगों को आवश्यक है कि टीका अभी मास्क नहीं उतरवा सकता आपका। और मैं तो ये मानता हूं कि इस वायरस का हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं आनी है। अब आपको हर वर्ष खांसी जुकाम होता है, उसकी कोई हर्ड इम्यूनिटी है? होता है हर साल। आप अगर फ्लू शॉट लगवा लें, फ्लू वैक्सीन लगवा लें तो शायद नहीं होगा। तो इसलिए इसमें तो हमें पूरी जनसंख्या को कवर करना ही है। और क्योंकि ये इतना इन्फेक्शियस है और इसमें चूंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, तो इसमें टीके को प्रतिवर्ष जब भी बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी, चाहे 8 महीने पे हो, 1 साल पे हो, वो लगवाना पड़ेगा हम सबको। डॉक्टर समीर गुप्ता, हालांकि ये तो जो एमसी मिश्रा कह रहे हैं ये थोड़े से दूर की बात हो जाएगी, अभी तो थर्ड वेव सामने है,
हम कितना बचाव कर पाएंगे? देखिए, बचाव हम सबके हाथ में है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू में ही बोल दिया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दिस इज द डिक्टम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। साथ में वैक्सीन लगवाओ और अपनी सतर्क रहो। दैट इज ऑल। हम सिर्फ ये सब कुछ कर सकते। अभी हमने जितना 1 घंटे में हमने बात करी कि दुनिया में क्या हो रहा है, केसेस क्यों बढ़े, सेकंड वेव, थर्ड वेव, अगर इस सबको समराइज करना पड़े तो इतना ही है। वैक्सीनेशन लगवाई, वैक्सीनेट होइए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर MC मिश्रा, डॉक्टर समीर गुप्ता, डॉक्टर संदीप दीवान, डॉक्टर सुमित अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन के लिए।